हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 34 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग ने एक एक्टिविटी स्टार्ट की थी जिसमें हम लोग रिवीजन करते थे और वहाँ पे हम लोग ने 2 सेशन में सेक्शन 1 से 4 तक और सेक्शन 5 से 10 तक रिवीजन कर ली है। आज हम लोग सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन के लिए सेक्शन 11 से सेक्शन 14 तक। तो सेक्शन 11 क्या कहता है कि कोई भी ड्यूटीज़ और कोई भी राइट्स अगर हम लोग को पार्टनरशिप में एक दूसरे के ऊपर लगाने हैं आपस में ही पार्टनर्स को, तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के तहत कॉन्ट्रैक्ट में लिख के स्पेसिफिकली हम लोग उन एक दूसरे पे राइट्स और लाइबिलिटीज़ लगा सकते हैं। दैट इज़ राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्रिएटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कहता है सेक्शन 11। इसमें हम लोग ने एक्सप्लेन किया था रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड और ये सब कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी क्या किया है, एक्सप्लेन किया है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग सेक्शन 12 देखेंगे जो कहता है कि द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, मतलब बिज़नेस का कंडक्ट कैसा होना चाहिए। यानी कि कोई भी पार्टनर अगर कोई भी बिज़नेस में कंडक्ट कर रहा है, अपना पार्टनरशिप में कंडक्ट कर रहा है बिहाफ ऑफ द फर्म, तो उसका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, ये सेक्शन 12 बोलता है। इसके बाद सेक्शन 13 जो बोलता है वो बोलता है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स, मतलब एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए, बाय द कॉन्ट्रैक्टेड क्या होनी चाहिए, तो ये सब सेक्शन 13 बोलता है। और आखिर में आता है सेक्शन 14 जो कि बोलता है द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म क्या होता है। तो मैंने मैं प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म पहले एक्सप्लेन करती हूँ। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म हम लोग ने पढ़ा गुडविल, फर्म का जो नाम होता है वो अपने आप में फर्म की प्रॉपर्टी होती है। फिर जब हम लोग ने इस्टेब्लिश किया था फर्म, तब फर्म के पास जो भी प्रॉपर्टी थी इन्वेस्टमेंट करके, तो वो फर्म की प्रॉपर्टी है। उसके बाद जब हमारा बिजनेस चलने लगा तो हम लोग ने जितनी भी प्रॉपर्टी एक्वायर करी तो वो भी फर्म की प्रॉपर्टी हो गई। ये इस तरह हम लोग ने फर्म की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है वो सेक्शन 14 में पढ़ा। ये होगी हमारी रिवीजन। आपकी याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक निकाली है, जो ट्रिक नहीं बोल सकते लेकिन सिर्फ सिंपली इतने याद रखना कि सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 14 तक, सॉरी सेक्शन 13 तक, सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 13 तक बोलता है कि राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं। तो ये आपको मेंस में भी फायदा देगा और प्री में भी। इसके अलावा सेक्शन 14 और 15 बोलता है कि प्रॉपर्टी क्या होती है फर्म की और हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं, ये सेक्शन 15 में बताया गया है। लेकिन इसका रिवीजन हम लोग अगले सेशन में करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ने सेक्शन 14 तक रिवीजन हो गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज सेक्शन 34 से, जो बोलता है इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। यानी कि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है। व्हाट इज़ इंसॉल्वेंट? दिवाळखोर, यानी कि जो बोल सकते हैं जिसका पैसे मतलब नहीं है, उसके ऊपर ज़्यादा कर्जा हो गया है, जितनी उसकी प्रॉपर्टी है उससे कई ज़्यादा उसके ऊपर जब कर्जा हो जाता है उसको बोलते हैं दिवाळखोर या फिर इंसॉल्वेंट। ऐसा अगर कोई पार्टनर हो जाता है, कैसे ये होता है? क्या अपने आप से वो बोल देगा मेरे पास पैसे खत्म हो गए? नहीं, ये कोर्ट डिक्लेयर करता है कि कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है कि नहीं। तो उस वक्त वो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है कि नहीं, ये कोर्ट ने जिस दिन ऑर्डर दे दिया उसका अफेक्ट पार्टनरशिप पे क्या होता है, ये सेक्शन 34 बताता है। समझो कोई पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो आपको क्या लगता है, हमें हमारी फर्म या फिर पार्टनरशिप खत्म कर देनी चाहिए? जी नहीं, ऐसा होता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे वो पार्टनर अभी भी इंसॉल्वेंट कभी भी हो गया और कोर्ट ने बता दिया तो बाकी पार्टनर्स अपनी पार्टनरशिप जारी रखते हैं, फर्म जारी रखते हैं, काम चलता रहता है। दूसरा बात, उसका एक इफेक्ट होता है जिस दिन कोर्ट बोल देता है कि वो पार्टनर क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है, उसी दिन से उस पार्टनर की पार्टनरशिप उधर ख़त्म हो जाती है, सीज हो जाती है। और तीसरा इफेक्ट यहाँ पे बोला गया है कि मतलब जिस दिन से वो पार्टनर सीज हो जाता है फ्रॉम द पार्टनरशिप, जिस दिन ऑर्डर आ जाती है कोर्ट की, उस दिन से ना वो पार्टनर फर्म के लिए लायबल होगा कोई भी एक्ट के लिए, या ना फर्म उसके कोई भी एक्ट के लिए लायबल होगी। ये ऐसा ये बोलता है थर्ड इफेक्ट, ठीक है। तो ये दिया गया है। मैंने जो पहले एक्सप्लेन किया था वो सबसेक्शन 1 में किया था। और जो लायबल ना फर्म उसके एक्ट के लिए है ना वो फर्म के एक्ट के लिए, ये सबसेक्शन 2 बोलता है। तो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं 34 के सबसेक्शन 1 एज वेल एज सबसेक्शन 2। तो सेक्शन 34, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। सबसेक्शन 1, वेयर अ पार्टनर इन अ फर्म इज एडजुडिकेटेड। एडजुडिकेटेड मतलब फैसला आना। एंड इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाता है, उसको फैसला आ जाता है इस तरीके का, ही सीजेस टू बी अ पार्टनर ऑन द डेट ऑन विच द ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेशन इज मेड। जिस दिन ये ऑर्डर आ जाती है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो सीजेस टू बी अ पार्टनर, वो सीज हो जाती है उसकी पार्टनरशिप, वेदर और नॉट द फर्म इज देयर बाय डिजॉल्व। फिर उस दिन वो फर्म डिजॉल्व हुई हो, जिस दिन वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ है, या फिर ना हुई हो, लेकिन उसकी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है।
ठीक है। उसके बाद सबसेक्शन 2 बोलता है वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स द फर्म इज नॉट डिसॉल्व बाय द एडजुडिकेशन ऑफ द पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट। भले ही कोई किसी एक पार्टनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करा गया होगा, फिर भी जो फर्म होती है वो डिसॉल्व नहीं होती। द स्टेट ऑफ अ पार्टनर सो एडजुडिकेटेड इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म। मतलब जिस दिन वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया, ना उसकी स्टेट फर्म के किसी एक्ट के लिए लायबल होगी, ना वो खुद फर्म के किसी एक्ट के लिए लायबल होगा। इसके अलावा कोई भी एक्ट अगर वो इंसॉल्वेंट पार्टनर करता है तो भी उसके लिए फर्म लायबल नहीं होगी। ये बोला है सबसेक्शन 2 में। तो ये बोलता है वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स द फर्म इज नॉट डिसॉल्व बाय द एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट द estate of a partner so adjudicated is not liable for any act of the firm and the firm is not liable for any act of the insolvent done after the date on which the order of the adjudication is made। इसी तरह सेक्शन 34 हो गया। अभी सेक्शन 35 बोलते हैं, देखते हैं लायबिलिटी ऑफ स्टेट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। मतलब अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, उसके डेथ के बाद उसकी स्टेट लायबल होगी क्या किसी भी फर्म के एक्ट के लिए? नहीं होगी। एक बार किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, उसके डेथ होने के बाद उसकी स्टेट लायबल नहीं होती है। फर्म में कुछ भी हो जाए, बिजनेस में कुछ भी समझो लॉस हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, किसी भी बिजनेस में पैसा लगाना है, तो जो डेथ हो गई है पार्टनर की, उसकी जो स्टेट पीछे बची है उसकी वो स्टेट लायबल नहीं होती है। यही सेक्शन 35 बोलता है। तो Section 35 says liability of estate of deceased partner, where under a contract between the partners, the firm is not dissolved by the death of the partner, the estate of the deceased partner is not liable for any act of the firm done after his death। ओके, सेक्शन 35 हो गया। अभी सेक्शन 36 क्या बोलता है देखते हैं। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कॉम्पिटिटिव बिजनेस। मतलब जो पार्टनर पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा है, ठीक है, उसके क्या राइट हो सकते हैं वो हम लोग सेक्शन 36 में देखेंगे। तो सब सेक्शन 1 उसका बोलता है कि मैं पहले आपको सिंपल भाषा में समझा देती हूँ कि कोई भी अगर पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा है, हाँ, उसको ये अधिकार है कि वो अपना बिजनेस खोल सकता है, वो उस फर्म के साथ कॉम्पीट कर सकता है। इसके अलावा वो अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट भी कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं जो कि वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है वो क्लॉज ए में दिया, बी में दिया और सी में दिया, जो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, जैसे कि वो फर्म का नाम नहीं यूज़ कर सकता, या फिर मैं पार्टनरशिप से अलग होने के बावजूद भी मैं फर्म का एक पार्टनर हूँ और मैं ये मतलब बिजनेस कर रहा हूँ, आप मुझसे जुड़िए, ये वो कभी नहीं कर सकता। इसके अलावा मतलब जब वो बोल दिया कि मुझे अभी पार्टनरशिप सीज़ करनी है, ठीक है, सीज़ करने के बाद मतलब ख़त्म करनी है, और तब है ना कॉन्ट्रैक्ट होता है बाकी पार्टनर्स के बीच में और उसके बीच में कि वो ये आउटगोइंग पार्टनर है, ये जा रहा है अभी, और उनके बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो उतना जो पीरियड है ना, जितना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसके बीच में, और जब उसने बोला कि मैं पार्टनरशिप छोड़ रहा हूँ, उतना पीरियड के बीच में वो ये नहीं कर सकता कि अभी मतलब उनके जो कस्टमर्स है, उनके जो बिज़नेस में जो उनको ये कर रहे हैं, बिज़नेस उनके साथ दूसरे थर्ड पार्टी कर रहे हैं, उनको अपनी तरह डाइवर्ट नहीं कर सकता, सॉलिसिट नहीं कर सकता उनके एज पर द कस्टम्स ऑफ द पर्सन जो भी है। ठीक है, तो ये उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगा है वो इसमें सेक्शन 36 में दिया गया है, अभी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, सेक्शन 36 सेज राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कॉम्पिटिटिव बिजनेस। सबसेक्शन 1, an outgoing partner may carry on a business competing with that of the firm and he may advertise such business। उसको अधिकार है, वो बिजनेस फर्म के साथ कॉम्पीट कर सकता है, अपना बिजनेस चला सकता है, एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, लेकिन बट सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी ही मे नॉट। मतलब उसके ऊपर क्या है, रेस्ट्रिक्शंस है, वो क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकता। ही मे नॉट यूज़ द फर्म नेम, वो फर्म का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता। दूसरा, ही मे नॉट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म, खुद को मैं उस फर्म की तरफ से ही काम कर रहा हूँ ऐसा रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तीसरा, ही मे नॉट सॉलिसिट द कस्टम ऑफ पर्सन हु वेयर डीलिंग विद द फर्म बिफोर ही सीज्ड टू बी अ पार्टनर। मतलब उसने जब पार्टनरशिप छोड़ी थी उसके पहले जो पार्टनर्स, या फिर पार्टनर्स नहीं बोल सकते, जो लोग उस फर्म के साथ डील हो रहे हैं
एज पर द कस्टम्स, मतलब बोलते हैं ना एक ही इनके साथ हमारा ज़्यादा अगर अच्छे से उनका पता है, हमको उनका व्यवहार अच्छा है, तो हम उनके साथ बिजनेस करना अच्छा लगता है उनको, ठीक है। तो वो उस कस्टम्स के साथ अगर कोई पर्सन उस फर्म के साथ काम कर रहा है तो उसको क्या करना हमारे तरफ मोड़ना या फिर उनको रोकना उस फर्म के साथ काम करने के लिए, ये चीज़ें वो नहीं कर सकता। ये बोला है क्लॉज सी में। तो इस तरह से 36 सेक्शन ख़त्म, सॉरी क्लॉज सी हो गया, ख़त्म नहीं हुआ अभी, एक ये बाकी है उसका, ठीक है, वो पढ़ेंगे। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मतलब ये बोलता क्या है एग्रीमेंट ऑफ रिस्ट्रेंट इन ट्रेड। आपने देखा होगा आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कभी सुना है आपको? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, कहीं पे भी घूमने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, कोई बिजनेस, हाँ यहाँ पे बिजनेस का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपना मनचाहा बिजनेस कर सकते हो, हाँ, बट वो इलीगल नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो बाकी सारा बिजनेस आप कर सकते हो, तो सेक्शन 19 बोलता है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 27 भी बोलता है किसी इंसान को अगर है ना अपने मन का बिजनेस ट्रेड करना है, प्रोफेशन करना है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। उसको मतलब उसके साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता कि तुमने अगर मतलब मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने ये बिज़नेस किया या फिर मेरे मन के खिलाफ कोई प्रोफेशन चुना या फिर सिंगिंग का तुम्हारा जो शौक है उसमें आप करियर करना चाहते हो, तो तुमसे ये प्रॉपर्टी वापस ली जाएगी, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आप, ये सेक्शन 27 में बोला है, वो वॉइड ही हो जाता है पूरा कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन उसमें कुछ है ना एक्सेप्शंस दिए गए। एक्सेप्शंस मतलब क्या? कुछ ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं जहाँ पे आप सामने वाले को बोल सकते हो कि तुम ये बिज़नेस नहीं कर सकते। वो कौन सा एक्सेप्शन मालूम है? पार्टनरशिप। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पार्टनरशिप में क्या होता है ना, जो आउटगोइंग पार्टनर है ना, वो ज़्यादा क्या मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि वो बाहर जाके है ना उसी एरिया में, मतलब यहाँ से सीख लेगा पूरा जो करना है, कैसे करना है, और बाहर अपना बिजनेस चलाना चालू करेगा, और उन जो कस्टमर से है ना उनको अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और फर्म को इसके वजह से लॉस होगा, ठीक है। और हमारे यहाँ पे हम चाहते हैं कि पार्टनरशिप बढ़े, बिजनेस के लिए हम ऐसा माहौल तैयार करना चाहते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज बढ़े, इकोनॉमी आगे बढ़े। लेकिन अगर ऐसा होता जाएगा तो हमारे यहाँ पे पार्टनरशिप फिर जाने के लिए लोग डरेंगे, ठीक है। कोई भी कल आके ऐसा करेगा, पार्टनरशिप करेगा, सब कुछ सीखेगा, कल मैं बोलूँगा मैं जा रहा हूँ, मतलब वो बोलेगा कि जा रहा हूँ मैं पार्टनरशिप छोड़ के, और फिर बाहर जाके बिजनेस खोलेगा और कोशिश करेगा कि सारे कस्टमर अपनी तरफ आए, और फिर फर्म को लॉस हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो रीज़नेबल है वो उस पार्टनर पर लगाए जा सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ बोला है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, इसको, ठीक है। कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं ट्रेड के ऊपर, और ये एक्सेप्शन हो जाता है। आर्टिकल 19 बोल सकते हो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और सेक्शन 27 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोल सकते हो, यही बोलता है। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 36 पढ़ते एक बार। अ पार्टनर में मेक एन एग्रीमेंट विथ हिज पार्टनर्स दैट ऑन सीजिंग टू बी अ पार्टनर ही विल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्म विदिन अ स्पेसिफाइड पीरियड और विदिन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स। हाँ, ये पॉइंट में मेरे को आपको इम्पोर्टेंट बताना है कि आप ये नहीं बोल सकते कि पूरे इंडिया में ही आप कोई बिज़नेस नहीं कर सकते, या फिर ये भी आप उनको इसका फ़ायदा ले, मतलब फर्म भी इसका फ़ायदा नहीं उठा सकती है कि आप बोल दो पार्टनर को कि पूरे इंडिया में कोई बिज़नेस नहीं चला सकते, कभी लाइफ टाइम तुम बिज़नेस नहीं करोगे। ऐसे रेस्ट्रिक्शन वैलिड नहीं है, ऐसे रेस्ट्रिक्शन आप नहीं लगा सकते, नहीं तो फिर पार्टनर उल्टा हो जाएगा, फिर फर्म इसका फ़ायदा लेने लगेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए रेस्ट्रिक्शन लगाओ, लेकिन रीज़नेबल लगाओ। कुछ टाइम दे दो, 4-5 साल के लिए तुम ये बिज़नेस नहीं कर सकते, या फिर इतना एरिया इतना लोकेलिटी में मत करो, ठीक है। इतना तुम रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन उसके ऊपर लगा सकते हो, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए या फिर पूरे इंडिया में मना कर दिया करने के लिए बिज़नेस, ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे बोला है कि अ पार्टनर ही विल नॉट कैरी, ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है उसके ऊपर कि अ पार्टनर ही विल नॉट कैरी on any business similar to that of the firm within a specified period or within specified local limits and notwithstanding anything contained in section 27 of the Indian Contract Act 1872। मतलब 1872 जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो सेक्शन 27 को ये एक्सेप्शन है। Such agreement shall be valid if the restrictions imposed are reasonable। Such agreement will be valid कभी, जब ये restrictions reasonable होंगे। इसी तरह सब सेक्शन 2 खत्म हो जाता है और हमारा सेशन आज खत्म हो जाता है। मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू गाइज।